15 अगस्त हमारी आजादी का दिन, वो दिन जब प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा लहराकर देश को संबोधित करते हैं। और हमें याद आता है कि 78 साल पहले साल 1947 में हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था। हमने लोकतंत्र को चुना था जिसमें हर व्यक्ति का वोट बराबर होता है, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर साधारण सा मजदूर, सबका वोट लोकतंत्र में एक जैसा माना जाता है। यानी वोट देने का अधिकार आजाद भारत की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा लगता है कि इस ताकत को सवालों के, संदेह के घेरे में रख दिया गया है, क्योंकि जश्न आजादी के हफ्ते में देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। विपक्ष के नेता सड़कों पर उतर रहे थे, कुछ गिरफ्तार हो रहे थे, दावा कर रहे थे कि देश में चुनाव पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। वो ये कह रहे थे कि हमारे देश में अब वोट चोरी हो रहा है। आरोप लगा रहे थे कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर नतीजों को प्रभावित कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और चुनाव आयोग इन आरोपों को गलत बता रहे थे। वो कह रहे थे कि विपक्ष जब हारता है तो ऐसे आरोप लगा देता है और जब जीतता है तो खामोश रहता है। लेकिन आज जश्न आजादी के मौके पर हमें लगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष से आगे बढ़कर देश के आम लोगों के लिए ये वीडियो बनाएं और ये सवाल पूछें कि क्या ये सिर्फ हार का बहाना था या वाकई में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आरोप तो बीजेपी भी विपक्ष में रहकर लगाती थी और अब कांग्रेस समेत बाकी दल ऐसा कर रहे हैं। सवाल आज ये भी पूछेंगे कि ईवीएम को क्या हैक किया जा सकता है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां अक्सर चुनावों में ईवीएम को लेकर सवाल उठाती हैं। जनता के मन में भी ये शक पैदा होता है कि क्या वोट जो डाला गया वो सही जगह जा रहा है, क्या वोटर लिस्ट में सब कुछ ठीक है या उसमें मरे हुए लोगों के नाम और गलत पते शामिल किए जाते हैं ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। क्या वो जो आरोप लग रहे हैं कि एक छोटे से घर में 80 वोटर हैं वो सामान्य है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है या फिर वाकई में सत्ता के दबाव में वो काम करता है। 15 अगस्त को यह सवाल सिर्फ तकनीकी सवाल नहीं है। जश्न आजादी के मौके पर यह सवाल हमारे लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़े हुए हैं। अगर हर व्यक्ति के वोट का सिद्धांत कमजोर हो जाएगा तो जनता का भरोसा टूट जाएगा। भारत की ताकत उसकी जनता का विश्वास है, और अगर यह विश्वास डगमगाया तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। इसीलिए आज जश्न आजादी के मौके पर इस वीडियो में इन सवालों को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी के आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं, सरकार पर लगाए हैं, उन आरोपों में कितना दम है, क्या वो सच है। दूसरा, बिहार में सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसमें क्या कोई गड़बड़ झाला है। तीसरा, क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है, क्या ईवीएम के सहारे वोटों को पलटा जा सकता है। और चौथा और आखिरी सवाल कि क्या चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष है। आज ये सवाल केवल राजनीति के लिए नहीं बल्कि हमारे, आपके और भारत के लोकतंत्र के भविष्य के लिए जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपनों के साथ साझा कीजिएगा। इसके साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िएगा ताकि भविष्य में जब ऐसे विषयों पर हम वीडियोस बनाएं तो वो आप तक भी पहुंचे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब सबसे पहले शुरुआत राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप को लेकर। दरअसल 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा किया। यह कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2023 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव और 2024 में जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए तब उन्हें गड़बड़ी का शक महसूस हुआ। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र की महादेवपुरा विधानसभा का उदाहरण भी दिया। कहा कि उनके मुताबिक 1,02,050 फर्जी वोटर जोड़े गए और इन्हीं वोटरों की वजह से बीजेपी जीत गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाते वक्त 5 गड़बड़ियों का जिक्र किया, जैसे एक ही व्यक्ति के कई वोट थे। उदाहरण भी दिया, आदित्य श्रीवास्तव का नाम कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में था। गलत पतों का जिक्र किया, जैसे हाउस नंबर 0 या ऐसे पते जो असल में थे ही नहीं। कुछ वोटरों के पिता के नाम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे अजीब शब्द लिखे थे। एक ही पते पर बहुत सारे वोटरों का जिक्र किया, जैसे एक छोटे से कमरे में 80 वोटरों का जिक्र होना, या बिना फोटो वाले वोटर, या ऐसी फोटो जो इतनी छोटी हो कि चेहरा ना दिखे। गलत उम्र वाले वोटर, 70 साल की उम्र वालों को पहली बार का वोटर दिखाना।
राहुल गांधी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग उन्हें पूरी वोटर लिस्ट दे दे तो वो ये साबित कर देंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असल में जीत कर नहीं बल्कि वोटों की धांधली से प्रधानमंत्री बने। अब ये आरोप बड़े गंभीर थे, इसलिए चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गलत और भ्रामक बताया। चुनाव आयोग ये कहता है कि वोटर लिस्ट बनाते समय कांग्रेस ने कोई शिकायत नहीं की। इसके अलावा आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र ही मांगा जिसमें वो अपनी दी हुई जानकारी को सही बताएं ताकि इसकी जांच की जा सके। ये नियम 1960 के रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स में है, लेकिन राहुल गांधी ने शपथ पत्र देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि डेटा तो आयोग का ही है। हालांकि इसके बाद यह खबर क्योंकि बहुत बड़ी थी, देश भर में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई, तो पत्रकारों ने, मीडिया कर्मियों ने, अलग अलग संस्थानों ने इसकी जांच शुरू कर दी। जैसे इंडिया टुडे की टीम ने महादेवपुरा के मुन्नी रेड्डी गार्डन के हाउस नंबर 35 की जांच की, जहां पर 80 वोटर होने का दावा था। वहां 10-15 स्क्वायर फीट का एक कमरा मिला जिसमें एक डिलीवरी बॉय रहता था। मकान मालिक जयाराम रेड्डी ने बताया कि वो कमरा किराए पर देता है और किराएदार उसी पते पर वोटर पंजीकरण करवाते हैं। इससे वोटरों की संख्या बढ़ती चली गई। इंडियन एक्सप्रेस ने भी मराठाहल्ली, जहां पर 46 वोटर होने का दावा था, या फिर विनायक नगर, जहां पर 68 वोटर होने का दावा था, वहां भी जांच पड़ताल की गई। ये इलाके दरअसल प्रवासी मजदूरों के हैं, लेकिन अब वहां पर कोई भी वोटर पंजीकृत नहीं मिला। राहुल गांधी ने शकुन रानी का भी उदाहरण दिया, जिन्होंने कथित तौर पर 2 जगह वोट डाला, लेकिन आयोग का यह कहना है कि शकुन रानी ने सिर्फ एक बार वोट किया और राहुल द्वारा दिखाए गए टिक मार्क आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। आदित्य श्रीवास्तव के मामले में द क्विंट ने पाया कि उनका सिर्फ कर्नाटक का वोटर आईडी सक्रिय है, बाकी पुराने पते जो हैं उसको हटाने में देरी हुई, जो धांधली का सबूत नहीं है। अब सवाल यह है कि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में तथ्य क्या कहते हैं। तो देखिए, कुछ जगह गड़बड़ियां सही है, जैसे एक पते पर ज्यादा वोटर या पुराने नाम को ना हटाना। हालांकि क्या इसे साजिश कहा जाएगा, यह कहना थोड़ा मुश्किल है। यह सिस्टम की कमियों की वजह से हो सकता है। फिर भी आयोग से यह सवाल बनता है कि पुराने नाम समय पर क्यों नहीं हटाए जाते और इतने सारे वोटरों की जांच कैसे छूट जाती है। आयोग का नियम क्या कहता है? दरअसल जून 2025 में आयोग की तरफ से कहा गया कि अगर 45 दिन तक नतीजों को कोई कोर्ट में चुनौती नहीं देता तो फिर सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए जाएंगे। आयोग का यह तर्क होता है कि इससे सोशल मीडिया पर फुटेज का गलत इस्तेमाल रुकेगा, लेकिन ये नियम पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं क्योंकि फुटेज से कई सवालों का जवाब मिल सकता था। अब सवाल यह है कि जिम्मेदारी किसकी? तो देखिए, जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की ही है। चुनाव आयोग को पारदर्शी जांच करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी शपथ पत्र जैसे कानूनी कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही विपक्ष को बूथ स्तर पर अपनी निगरानी को बढ़ाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर दिल्ली की चांदनी चौक विधानसभा में 129 बूथ है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वहां पर एक भी एजेंट नहीं था, जबकि बीजेपी के लगभग 90 बूथों पर एजेंट थे। मेरठ में 2758 बूथों पर विपक्ष का एक भी एजेंट नहीं था। बीजेपी की मजबूत निगरानी की वजह से वो वोटर लिस्ट पर नजर रख पाती है, लेकिन विपक्ष यहां पर पीछे रह जाता है। हालांकि मीडिया की तरफ से विपक्ष के आरोप और चुनाव आयोग की सफाई को लेकर जब जांच की गई और निष्कर्ष निकालने की बात की गई, तो इंडियन एक्सप्रेस, जो कि देश का एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसने ये कहा कि आयोग को आरोपों का विस्तार से जवाब देना चाहिए, लेकिन बिना किसी सबूत के धांधली का दावा जो है वो गंभीर है। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी माना कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर आयोग गलत है तो कार्रवाई की जाए, और अगर आरोप गलत हैं तो फिर राहुल गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। योगेंद्र यादव ने दरअसल 2024 में यह अनुमान लगाया था कि बीजेपी 240 से 260 सीट पाएगी। अब बीजेपी को 2024 के चुनाव में 240 सीटें मिली। योगेंद्र यादव वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के या विपक्ष के करीबी माने जाते हैं। सरकार की तरफ से कई बार उन पर आंदोलन जीवी होने के आरोप लगते हैं, क्योंकि वो अलग अलग सरकार के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं। ऐसे में योगेंद्र यादव का दावा 240 सीटों का लगभग सही निकला। ऐसे में क्या विपक्ष जो आरोप लगा रहा धांधली का, वो दावा सही है या फिर ये सिर्फ एक दावा है? ये सवाल उठता है क्योंकि योगेंद्र विपक्ष के करीबी है, सत्ता पक्ष के नहीं। खैर, ये एक विषय है। दूसरा विषय बिहार में सर के विवाद को लेकर है। वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को ठीक कराने के लिए चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाती है। अब इसको लेकर भी इस बार बवाल मचा पड़ा है। बिहार चुनावों से पहले विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सारा गड़बड़ झाला जो है वो इसी में है और इसी के सहारे बीजेपी जीतना आती है।
इसमें पुरानी लिस्ट की बजाय नई लिस्ट बनाई जाती है, लेकिन बिहार में इस पर विवाद है। आयोग ने ड्राफ्ट से 65 लाख नाम हटा दिए, जिनमें मृतक, बाहर गए या फर्जी वोटर शामिल हैं। लेकिन विपक्ष का यह आरोप है कि कई असली वोटरों के नाम भी काट दिए। आयोग ने न तो हटाने का कारण बताया और न हटाए गए लोगों की सूची दी। आयोग का यह कहना है कि नियम उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करते। अब सवाल यह है कि गड़बड़ी क्या है। योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में 2 लोगों को पेश किया जिन्हें लिस्ट में मृतक दिखाया गया था, जबकि वो जिंदा थे। एक घर में 270 वोटर मिले, जैसा कि महादेवपुरा में भी हुआ था। करीब 3 लाख लोगों का पता हाउस नंबर 0 या 00 लिखा था। मिंता देवी की उम्र 124 साल दिखाई गई थी, जबकि उनकी जन्मतिथि 1990 है, जो 1900 दिखा दी गई थी। कुछ वोटरों के नाम या पिता के नाम खाली थे और एक परिवार का नाम सिर्फ डॉट था। अब चुनाव आयोग से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उनका यह कहना था कि लोग फॉर्म में पूरा पता नहीं भरते और सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली 0 दर्ज कर लेता है। वैसे विवाद का मुख्य कारण यह भी है कि 2003 के बाद सर में शामिल हुए 2.93 करोड़ वोटरों को अपनी भारतीय नागरिकता भी साबित करनी होगी और इसके लिए चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची दी है, जिसमें आधार और वोटर कार्ड को शामिल नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार को मानने पर विचार करने को कहा, लेकिन आयोग ने मना कर दिया क्योंकि उनका तर्क है कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है। अब इसमें चिंता जो आती है वो ये आती है कि गरीब आदमी जिनके पास दस्तावेज नहीं है, वोटर लिस्ट से वो बाहर हो सकते हैं। जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा कि हर किसी से जन्म प्रमाण पत्र मांगना संभव नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इसको लेकर लिखा कि सर जरूरी है, लेकिन जल्दबाजी में लागू करना गलत है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने यह चेतावनी दी कि इससे अव्यवस्था फैल सकती है। जिनका नाम कटेगा उनके पास अपील का समय कम होगा, ऐसे में वो वोट देने से वंचित रह सकते हैं, जो चुनाव पर असर डाल सकता है। हालांकि विवाद पहली बार नहीं है। आप याद कीजिए 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाया गया था कि बीजेपी ने शहादरा में 11,018 और जनकपुरी में 4,874 वोट कटवाए थे, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक थे। 2024 में नितिन गडकरी ने भी दावा किया था कि नागपुर में 3.5 लाख समर्थकों के वोट काटे गए थे। हालांकि चाहे अरविंद केजरीवाल के आरोप हो या नितिन गडकरी के आरोप, ये कभी साबित नहीं हो पाए। चुनाव आयोग से जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो चुनाव आयोग कहता है कि सर का मकसद वोटर लिस्ट को साफ करना है। 2003 में बिहार में सर 2 साल में पूरा हुआ था, लेकिन इस बार केवल 3 महीने में खत्म किया जा रहा है। आयोग का यह कहना है कि वो हर बूथ पर जाकर जांच कर रहा है, लेकिन विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि कई जगह ब्लॉक लेवल अधिकारी बिना जांच के फॉर्म भर रहे हैं। आयोग ये भी कह रहा है कि वोटरों को उनके नाम हटने की सूचना दी जाती है और उनके पास अपील का भी पूरा मौका होता है। अब सवाल यह है कि ये तो दावे हैं, तथ्य क्या कहते हैं। देखिए, कुछ गड़बड़ियां तो तकनीकी हैं, जैसे गलत जन्मतिथि या अधूरे पते, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाना और बिना कारण बताए सूची ना देना, ये भाई साहब जरूर सवाल खड़े करता है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग का यह कहना है कि वो नियमों के तहत काम कर रहा है, विपक्ष को जांच में सहयोग करना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। खैर, विपक्ष की तरफ से खास तौर पर हारे हुए स्टेट में कहा जाता है कि बीजेपी ईवीएम हैक कर लेती है। अब तो विपक्ष ये भी कहता है कि कुछ राज्यों में बीजेपी जिताती है और कुछ राज्यों में जानबूझ के हरवा देती है। बार बार ईवीएम को हैक करने के आरोप लगते हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव में हार के बाद मायावती ने दावा किया था कि ईवीएम में गड़बड़ियां की गई और दूसरी पार्टियों को डाले गए वोट बीजेपी को चले गए। 2024 में अखिलेश यादव ने संसद में कहा था कि वो 80 में से 80 सीटें जीत जाएं, इसके बावजूद वो ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे और राहुल गांधी ने उनकी बात का समर्थन भी किया था। हालांकि ईवीएम पर सवाल केवल विपक्ष की बात नहीं है। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तब वो ईवीएम पर सवाल उठाती थी। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से कहा गया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। जर्मनी में ईवीएम बैन होने का उदाहरण दिया गया था। 2012 में बीजेपी ने ईवीएम को इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन कहा था, जिससे कांग्रेस जीतती है। सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और उनकी याचिका के बाद 2013 में वीवीपैट सिस्टम शुरू हुआ, जिससे वोटर को कागज पर दिखता है कि उसने जिसको वोट दिया था वो कौन सी पार्टी है, किसको वोट गया। अब जब आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं कि चुनाव आयोग ईवीएम के जरिए बीजेपी को जिता रहा है, तो 2017 में ही चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दे दी थी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे तो वो ईवीएम को हैक करके दिखा दे। हालांकि जब यह दावा किया गया उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को सुरक्षित माना। 2024 में कोर्ट ने कहा कि 2019 से 2024 तक सिर्फ
एक बार ईवीएम और वीवीपैट के डेटा में गड़बड़ी मिली, जो एक अधिकारी की गलती थी क्योंकि उसने मॉक पोल का डेटा डिलीट नहीं किया था। इसके अलावा नहीं मिली। अब सवाल यह है कि ईवीएम की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, जो ये आरोप लगते हैं। तो देखिए, एक तो मॉक पोल। वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों के एजेंट मौजूद रहते हैं और मशीन की जांच करते हैं कि वोट सही जगह जा रहा या नहीं जा रहा। अगर उस वक्त मॉक पोल में गड़बड़ी मिलती है तो फिर मशीन को बदला जा सकता है। दूसरा, वोटिंग की निगरानी। पूरे दिन राजनीतिक पार्टियों के एजेंट बूथ पर रहते हैं। वोटिंग खत्म होने पर फॉर्म 17C दिया जाता है, जिसमें कुल वोटों की संख्या लिखी जाती है। वोटिंग के बाद ईवीएम को सील कर स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है। रास्ते में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि निगरानी करते हैं। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। काउंटिंग के दिन ईवीएम की सील चेक की जाती है। कुल वोट जो है वो फॉर्म 17C से मिलाए जाते हैं और जब सब सही होता है इसके बाद ही वोट गिने जाते हैं। ईवीएम दरअसल स्टैंड अलोन मशीन है जो इंटरनेट से नहीं जुड़ती। इसे हैक करने के लिए मशीन को फिजिकली बदलना होगा, जो कई स्तर की जांच के चलते मुश्किल है। वीवीपैट से वोटर की पुष्टि मिलती है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में कहा था कि ईवीएम में छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि ईवीएम पर भरोसा तभी होगा जब 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाएगी। अभी केवल 5% वीवीपैट प्रति विधानसभा की जांच होती है। विपक्ष का आरोप यह भी है कि कुछ ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है जिसे बूथ स्तर पर पकड़ना मुश्किल है। हालांकि बीजेपी इसको लेकर यह कहती है कि ईवीएम पर सवाल उठाना हार का बहाना है। वो कहती है कि अगर ईवीएम हैक हो पाती तो 2004 और 2009 में कांग्रेस नहीं जीत पाती। बीजेपी ये भी कह रही है कि विपक्ष को बूथ स्तर पर एजेंट रखने चाहिए ताकि गड़बड़ियों को पकड़ा जा सके। अब सवाल यह है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में तथ्य क्या कहते हैं। तो देखिए, तकनीकी विशेषज्ञ और कोर्ट के मुताबिक ईवीएम को हैक करना लगभग असंभव है। लेकिन विपक्ष की मांग है कि वीवीपैट की पूरी गिनती की जाए, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का यह कहना है कि मौजूदा सिस्टम मजबूत है और गड़बड़ियों के ज्यादातर मामले तकनीकी त्रुटियों की वजह से आते हैं। अब सवाल यह है कि इस पर प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों की राय क्या है। तो देखिए, द हिंदू की तरफ से लिखा गया था कि ईवीएम पर सवाल उठाना स्वाभाविक है, लेकिन बिना सबूत के हैकिंग का दावा जो है वो भी सरासर गलत है। इकोनॉमिक टाइम्स ने सुझाव दिया था कि आयोग को वीवीपैट की गिनती को बढ़ाना चाहिए ताकि विपक्ष का जो शक है वो दूर हो जाए। अब शक दरअसल चुनाव आयोग को लेकर है। शक विपक्ष जता रहा है कि चुनाव आयोग क्या पूरी तरह निष्पक्ष है या चुनाव आयोग जो है वो सत्ताधारी दल के फेवर में, बीजेपी के फेवर में मौजूदा विपक्षी आरोप लगाता है। वैसे आपको बता दें कि आजाद भारत में चुनाव आयोग पर अक्सर सत्ताधारी दल के पक्ष में काम करने का आरोप लगता है। विपक्ष का यह कहना है कि चुनाव की तारीखें बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की जाती है। 2021 में उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग हुई और एक जिले में अलग अलग दिन वोट डाले गए। उस वक्त भी ममता बनर्जी ने कहा था कि ये बीजेपी नेताओं को प्रचार का समय देने के लिए था। 2024 में हरियाणा और महाराष्ट्र में अलग अलग विधानसभा हुई जो पहले एक साथ होते थे। हरियाणा में 1 अक्टूबर की वोटिंग को बीजेपी के अनुरोध पर 5 अक्टूबर कर दिया गया। विपक्ष कह रहा है कि यह सब कुछ इसलिए होता है ताकि बीजेपी को इससे लाभ मिल सके। हालांकि चुनाव आयोग से जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो उनका यह कहना है कि तारीखें सुरक्षा और त्योहारों को ध्यान में रखकर की जाती है। हरियाणा की तारीख बिश्नोई समाज के त्योहार की वजह से बदली गई, जिसमें लोग राजस्थान जाते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव अलग अलग इसलिए हुए क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव थे और वहां ज्यादा सुरक्षा कर्मी चाहिए थे। कई चरणों में वोटिंग हिंसा रोकने के लिए की जाती है ताकि केंद्रीय बल ठीक तरीके से तैनात हो सके। लेकिन एक सवाल यह भी आता है कि आचार संहिता के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते हैं कि बड़े नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती, छोटे नेताओं पर हो जाती है। उदाहरण के तौर पर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता उल्लंघन की 5 शिकायतें थी, लेकिन आयोग ने उसे खारिज कर दिया। 2024 में भी मोदी पर धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगा, लेकिन आयोग ने सीधे नोटिस देने की बजाय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस भेजा। राहुल गांधी के मामले में भी यही हुआ था। पहले नियम था कि नेता को सीधे नोटिस जाता था, लेकिन 2024 के बाद इसे बदल दिया गया। विपक्ष का कहना है कि बड़े नेताओं को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। हालांकि बीजेपी का इस पर जवाब यह आता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है और विपक्ष हार का ठीकरा आयोग पर फोड़ता है।
बीजेपी ने फिर वही रिपीट किया कि 2004-2009 में भी ऐसा हुआ था, कांग्रेस परेशान कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं कि आरोप सिर्फ बीजेपी के दौर में लग रहे हैं। अगर आप कांग्रेस के दौर को भी याद करेंगे तो कांग्रेस के दौर पर भी चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप बीजेपी लगाया करती थी। उदाहरण के तौर पर 2005 में कांग्रेस ने नवीन चावला को चुनाव आयुक्त बनाया था, जिन पर इमरजेंसी में सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। बीजेपी ने उनके खिलाफ राष्ट्रपति को पत्र लिखा और मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी से उन्हें हटाने की सिफारिश की, लेकिन उस वक्त कानून मंत्रालय ने कहा कि आरोप साबित है नहीं और चावला बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। अब ये बात बताती है कि दोनों तरफ से, बीजेपी हो जब सत्ता में या कांग्रेस जब सत्ता में हो, दोनों पर चुनाव आयोग को अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करने या आरोप लगाने, सवाल खड़े करने का रिकॉर्ड रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक सच हम भी आपसे कहना चाहेंगे, और वो सच ये है कि चुनाव आयोग पर आरोप भले ही लगते रहे, लेकिन ये भी सच है कि चुनाव आयोग की उपलब्धियां भी बहुत सारी हैं। आरोप लगाना आसान है। भारत में विपक्ष में रहते हुए राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग को लेकर हमेशा सवाल खड़ी करती हैं, लेकिन इन सब के तर चुनाव आयोग की उपलब्धियों को भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने मुश्किल हालात में निष्पक्ष चुनाव भी कराए हैं। उदाहरण के तौर पर हिमाचल के ताशगंग में 15,256 फीट की ऊंचाई पर -35 डिग्री में केवल 65 वोटरों के लिए चुनाव आयोग ने बूथ लगाया था। ऐसे ही सियाचिन के पास वारशी में केवल 5 वोटरों के लिए मतदान कराया गया। गिर जंगल में तो केवल 1 वोटर था और उसके लिए शेरों के बीच बूथ पहुंचाया गया। यह भारत के लोकतंत्र की ताकत को दिखाता है। देखिए, आयोग पर पक्षपात के आरोप पुराने हैं और हर सत्ताधारी दल पर अपने लोगों को नियुक्त करने का इल्जाम लगा है, लेकिन आयोग ने बार बार सत्ता का शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरण, यानी इस सरकार से उस सरकार में ट्रांसफर सुनिश्चित करवाया है। और यही वजह है कि भारत आज पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे देशों से अलग है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि चुनाव आयोग को और ज्यादा पारदर्शिता करनी चाहिए, ताकि जो आरोप लग रहे हैं वो ना लगे। और इसी बात को लेकर मीडिया ने समय समय पर राय भी दी है। जैसे द हिंदू ने लिखा था कि आयोग की तारीखों और नोटिस की प्रक्रिया को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। हालांकि आज इस विषय पर चुनाव आयोग को हम भी सुझाव देंगे, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, भारत की धड़कन है। हर साल 15 अगस्त को जब तिरंगा लाल किले पर लहराता है तो आजादी का एहसास होता है, लेकिन असली आजादी तब है जब हर वोटर का वोट जो है वो सही जगह पर जाए और उसे भरोसा हो कि उसका भरोसा बना है। आज क्योंकि वोटर लिस्ट, ईवीएम, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, तो इसलिए हमारी तरफ से कुछ सुझाव है। सुझाव जैसे वोटर लिस्ट को खुला रखा जाए, इसे मशीन रीडेबल फॉर्मेट में ऑनलाइन डाला जाए ताकि कोई भी उसकी जांच कर सके। दूसरा, सीसीटीवी फुटेज को सहेजा जाए, 6 से 12 महीने तक रखा जाए और इसे देखने के लिए साफ नियम बनाए जाए। फॉर्म 17C को सार्वजनिक किया जाए। हर बूथ का फॉर्म 17C जो है स्कैन करके पब्लिक पोर्टल पर डाला जाए। नाम हटाने का कारण बताया जाए, जैसे किसी वोटर लिस्ट से नाम जोड़ा जा रहा है या फिर हटाया जा रहा है तो उसकी वजह को स्पष्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष भी भाई साहब अपनी जिम्मेदारी को निभाए। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी बूथ है, अब कोई बूथ है तो वहां पर अपना एजेंट रखा जाए ताकि जो गड़बड़ी है वो तुरंत पकड़ में आ जाए। कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए, सबूत पेश किया जाए। सत्ता पक्ष को भी पारदर्शिता का समर्थन करना चाहिए ताकि जनता का भरोसा बना रहे, क्योंकि 15 अगस्त सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं है, ये उस सपने को जीवित रखने का दिन है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। एक ऐसा भारत जहां हर आवाज मायने रखी जाए, हर वोट गिना जाए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हिमाचल में 15,256 फीट की ऊंचाई पर जो बूथ बनाया गया, सियाचिन में जो 5 वोटरों के लिए बूथ बनाया गया, या गिर के जंगल में जो 1 मात्र वोटर के लिए शेरों के बीच बूथ बनाया गया, वो केवल कहानियां नहीं है। यही भारत के लोकतंत्र की सच्ची ताकत है। यही ताकत तब और चमकेगी जब हम सब, आप, हम, सरकार, विपक्ष और चुनाव आयोग मिलकर इसे और मजबूत करेंगे। इसीलिए आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर एक संकल्प लिया जाए कि सिर्फ सवाल नहीं उठाए जाएंगे, जवाब भी ढूंढा जाएगा। हम सिर्फ शिकायतें नहीं करेंगे बल्कि समाधान भी करेंगे, और सोच समझकर पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। ये सोचकर नहीं मान लेंगे कि चुनाव आयोग सही है या गलत है क्योंकि हमारी पार्टी का कोई नेता कह रहा है। हम भी उसको वेरीफाई करेंगे, और इसीलिए आपको इतना सारा जानकारी जो है वो आज हमने दिया है। हमारा वोट, हमारी ताकत, हमारा हक, ये भारत की ताकत है। इसे बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं बल्कि हम सब की भी है। इसलिए इस 15 अगस्त को नया भारत बनाएं, जहां हर वोट गिना जाए, हर शक दूर हो, हर नागरिक का भरोसा टल हो, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं, ये हमारी आजादी की धड़कन है। और इसीलिए जश्न आजादी के मौके पर हम कहेंगे, इसे और तेज करें।
हमारी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हां, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, हमारी ताकत को मजबूत कीजिएगा और यूं ही भरोसा बरकरार रखिएगा, क्योंकि न लेफ्ट न राइट, जहां खबर वहीं जनता के लिए हम टाइट।